गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम आज से सीवी से रीड करना शुरू करेंगे और जो आज का हमारा फर्स्ट लेसन है सीवीस का, उसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो हम सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, यानी किसी एक के हाथों में नहीं होती। ये आप याद रखें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यानी लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार में सारी ताकत किसी एक अंग के पास सीमित नहीं होती। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच यानी सत्ता की शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। तो किस प्रकार से यानी सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार किया जाता है, इसको हम दो उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जैसे बेल्जियम के माध्यम से और श्रीलंका की दो कथाओं से, यानी इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बेल्जियम का पढ़ते हैं बेटा। बेल्जियम और श्रीलंका, सबसे पहले हम बेल्जियम का पढ़ेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, याद रखें, और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी, यानी हरियाणा से आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है, यानी जो बेल्जियम है यहाँ पर 3 तरह की जातियों के लोग रहते हैं। जैसे 59% जो हिस्सा है फेल्मेस इलाके में रहता है और डच भाषा वह बोलता है, याद रखें पॉइंट। 40% वेलिनिया क्षेत्र में रहता है और फ्रेंच भाषा बोलता है। जो शेष 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। ये है हमारा बेल्जियम का जातीय बनावट। इसके बाद बेल्जियम की बेटा राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% लोग यानी फ्रेंच बोलते हैं, 80%। ये याद रखें बेटा कि जो हमने 80% बोलते हैं ब्रुसेल्स में फ्रेंच, जबकि बेल्जियम में 40% बोलते थे फ्रेंच। तो यहाँ पर ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा हैं और बेल्जियम में कम है। और 20% यहाँ पर डच भाषा बोलते हैं, जबकि बेल्जियम में डच भाषा बोलते हैं 59%। इसके बाद बेटा आपको पता है कि जहाँ पर यानी समझे अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषाई लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा, यानी जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग थे, वे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषाई लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। तो क्या हुआ बेटा, इसके बाद इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच डच बोलने वाले समूहों में तनाव बढ़ने लगा, यानी दोनों में तनाव बढ़ने लगा। और इन दोनों समुदाय का टकराव सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यानी जब इतने ज़्यादा यानी फ्रेंच बोलने वाले लोग जो समृद्ध थे, शक्तिशाली थे और उनका ही दबदबा रहता था, तो इस तरह से दोनों यानी डच में और फ्रेंच में टकराव उत्पन्न होने लगा। और यह जो टकराव था सबसे ज़्यादा ब्रुसेल्स में दिखाई दिया। और यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे और धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें कि डच बोलने वालों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा थी बेल्जियम में, लेकिन वो धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे। लेकिन फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे ब्रुसेल्स में, वे धनवान और समृद्ध थे।
इसके बाद ये हुआ बेटा फिर कि दोनों में टकराव होने के कारण, ये इसमें लिखा नहीं है, मैं आपसे बता देती हूँ बेटा, कि दोनों में टकराव होने लगे, समस्या उत्पन्न होने लगी, तो इनके लिए यानी दोनों में बहुत अंतर था, तो दोनों में इनके मॉडल में यानी इस बात समस्या को कैसे हल किया जाए, तो इसके लिए वहाँ की सरकार ने क्या समाधान निकाले, क्या किया कि केंद्रीय शक्तियाँ आधे यानी जहाँ पर ये कि जो केंद्रीय शक्ति होती हैं, मिनिस्टर होते हैं, आधी शक्तियाँ डच भाषाई लोगों को दे दी गई और आधी शक्तियाँ फ्रेंच वालों को दोनों की सहमत दे दी गई। यानी केंद्रीय सरकार की तरफ से आधी शक्तियाँ डच भाषा को और आधी शक्तियाँ फ्रेंच भाषा बोलने वालों को दे दी गई। दोनों की ऐसा किया गया कि दोनों की सहमति पर ही, फ्रेंच और डच दोनों की सहमति पर ही कोई भी कानून पास होगा, किसी एक के कहने से कोई कानून पास नहीं होगा। नंबर 3 बेटा, केंद्रीय की जो पावर थी वो राज्य को सौंप दी गई, यानी राज्य सरकार को अब केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। और ब्रुसेल्स में भी, यानी जैसे ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले थे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वह अलग थी, और बेल्जियम में यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, यानी केंद्र की जो शक्तियाँ थी वो डच और फ्रेंच दोनों को बोलने वाले को दे दी गई थी। तो इस प्रकार से यानी वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया, और जो वहाँ पर भाषा के आधार पर जो टकराव थे वो ख़त्म कर दिए गए। इसके बाद बेटा हमारा एक उदाहरण और है, ये पढ़ा हमने बेल्जियम के बारे में। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ श्रीलंका के बारे में। दूसरा है बेटा श्रीलंका के बारे में। जैसे श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, हम जानते हैं, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट में स्थित है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब यानी 2 करोड़ है, यानी ये बेल्जियम से बड़ा है, यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें है 75 यानी सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिहलियों का है, यानी वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं सिहली भाषा बोलते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 74% है बेटा, यानी जो सिहली भाषा बोलते हैं वहाँ पर वो है 74, और जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में यानी 18% जो लोग हैं बेटा वो तमिल हैं। लेकिन तमिल वहाँ पर 2 तरह के हैं, एक तो जो श्रीलंका में पैदा हुए हैं, दूसरे जो लोग इंडिया से जाकर श्रीलंका में बसे हुए हैं। तो तमिल भाषाई लोग वहाँ पर 2 तरह के हैं। इसके बाद है बेटा जो यानी औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से यानी वहाँ पर गए थे। श्रीलंका के तमिल भाषाई मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों के में आबाद हैं, यानी रहते हैं। वहाँ पर अधिकतर सिहली भाषाई लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषाई लोग हिंदू हैं, ये भी याद रखें। कुछ वहाँ पर मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा है जो 7% है, और वे सिहली और तमिल यानी जो 7% लोग हैं वे दोनों ही भाषा बोलते हैं, सिहली भी और तमिल भी। इसके बाद है बेटा हमारा बेल्जियम में डच भाषाई लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषाई और जर्मन भाषाई लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इनके बीच लड़ाइयाँ और बढ़ सकती थी। संभव था कि इस देश में यानी अगर ब्रुसेल्स और बेल्जियम में इस प्रकार की सरकार ना होती, ये समझाने की कोशिश की है, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े अधिक हो सकते थे। लेकिन बेटा इसमें क्या हुआ सिहली में कि सिहली भाषा में को श्रीलंका में राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया, और जो यानी क्योंकि इस सबसे ज़्यादा बोलने वाले वहाँ पर सिहली थे, तो सिहली भाषा बोलने वाले लोगों को यानी सिहली भाषा को 1956 में बेटा राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो 1948 में ये भी याद रखना है आपने, 1948 में जो श्रीलंका है एक राष्ट्र बना था, और
सीली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या यानी क्योंकि अधिक संख्या में, बहुसंख्या का अर्थ बेटा उनकी संख्या अधिक होने के बल पर उनका प्रभुत्व यानी जो ज़्यादा प्रभाव था सीली भाषा का ही था। जो कॉलेज थे, अच्छी चीज़ें थी, सरकारी नौकरियों के यानी पद थे, यानी सभी सीली भाषा बोलने वाले लोगों को ही थोप दिए गए। इसके बाद बेटा लेकिन तमिल लोगों को यानी इन अधिकारों से वंचित रखा गया। तो तमिल लोगों को जब इन अधिकारों से रखा गया तो उन्होंने भी यानी अपने अपने के लिए अलग भाषा ही बोलने की यानी राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की, सरकार से अलग से पार्टी की मांग की। लेकिन सरकार ने यानी जब उनके साथ भेदभाव हो रहा था और उन्होंने मांगे की तो बेटा सरकार ने उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। जब सरकार ने बेटा इनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया तो दोनों में यानी टकराव यानी दोनों में नाराजगी उत्पन्न हो गई, दोनों में युद्ध छिड़ गया। और जब बेटा युद्ध देश के यानी अंदर छिड़ता है तो उसे गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। तो दोनों में युद्ध छिड़ गया और युद्ध छिड़ने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग यानी शरणार्थी बनकर रह गए और कुछ देश छोड़कर चले गए। इस प्रकार बेटा जो श्रीलंका है उसकी जो संस्कृति थी यानी जो वहाँ पर विकास होना था वो विकास यानी वो संस्कृति अधिक गृह युद्ध छिड़ जाने के कारण ख़त्म हो गई। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल। थैंक यू बेटा।